बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक इंस्टीट्यूट में बैठा था जो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग क्लासेस को आते हैं, आइल्स और टॉफल ये वो। तो दरवाज़ा खुला तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने ऐसे दरवाज़े को पकड़े पकड़े ही वहीं से गर्दन आगे की और पूछा कि सर आप पीटीई करवाते हैं डन बेस। तो जो सर बैठे थे सामने जिनसे मैं मिलने गया था तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करवाते। और वो स्टूडेंट आगे दूसरे ऑफिस में चले गए किसी और से पूछने। तो पीटीई डन बेस इसका मतलब है कि जी हम आपको जो आप पेमेंट मांगते हैं वो देते हैं और आप हमें जो पास मार्क्स चाहिए, जो हमारा डिज़ायर रिज़ल्ट है, जो बैंड चाहिए उस लेवल का एग्ज़ाम हमें पास सर्टिफिकेट ले दें। तो ये किस्सा मैं सुना रहा हूँ एक इंस्टीट्यूट का जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के जो टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा सर ये क्या चक्कर है, मतलब डन बेस क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ऐसे ही मार्केट में लोग कुछ बैठे हुए हैं जो इस तरह के जाली काम करते हैं। तो फिर वो अब इनको स्टूडेंट को पता नहीं होता तो फिर ये डोर टू डोर हर ऑफिस को देखते हैं कि जी कराते हैं करवाते हैं। तो कोई ना कोई इनको पकड़ लेता है कि ठीक है भाई आ जाओ करवा देते हैं, लेकिन हम नहीं करवाते। तो ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, जो आइल्स से डरते हैं कि जी आइल्स बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, पास नहीं होता, डिज़ायर्ड बैंड नहीं आता, तो उन सब के लिए बता दूं कि वैसे तो आइल्स कर लेना चाहिए। आलमोस्ट जो भी ग्रेजुएट लेवल पे भी अगर आपने स्टडी की हुई है तो आपकी 50% जो इंग्लिश है वो तो प्रिपेयर्ड होती है। आपकी इतनी नो हो सेंस तो होती है कि आप रीडिंग लिसनिंग और वो जो दो और हैं क्या है रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग, तो ये जो चारों चीज़ें हैं आप इनमें से 50, 60, 70% तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। बाकी जो 20, 30, 40% किसी भी सेगमेंट में कमी होती है वो आपको ये इंस्टीट्यूट जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो आपको उसमें फुली प्रिपेयर कर देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आ जाता है कि आप एग्ज़ाम को 6 बैंड या इससे आगे तक पास कर सकते हैं। तो हवा आया मेरा बेटा जब स्वीडन गया था तो उसने 2 दफ़ा आइल्स किया और दोनों दफ़ा उसका 7-8 बैंड के दरमियान उसका बैंड आया। तो हाँ वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन जब बंदा करता है तैयारी करता है किसी चीज़ की तो हो भी जाता है। तो अच्छा अब मसला ये कि अगर आप नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, आप हेजिटेट हैं या आप समझते हैं कि भी मेरी इंग्लिश ठीक है लेकिन मैं और नहीं पढ़ना चाहता, तो फिर आपको आसान तरीका मैंने बता दिया है कि अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे करवाता है। तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही दरवाज़ा खोल के तो खड़े खड़े पूछें कि सर आप फ़लाँ कोर्स डन बेसिस पे करवाते हैं तो ऐसे कोई नहीं मानेगा कि हम करवाते हैं। और कौन सा कोर्स होता है इसके लिए भी आइल्स नहीं होता। बहरहाल आइल्स की इतनी रिप्यूट तो मार्केट में है कि अगर आइल्स होता भी होगा तो बहुत ऊपर वाले लेवल पे कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए होता होगा, और वो जो सिलेक्टेड लोगों के लिए होता है वो फिर सिंगापुर बेस कुछ हैकिंग होती है। जब पेपर आना होता है तो उससे एक दिन पहले फिर कुछ पेपर जो है वो लीक आउट होता है, और वो जो बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते हैं कुछ उनके लिए होता है, और उसके कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको मतलब आप समझें कि आइल्स जो है किसी और तरीके से करना अपनी एबिलिटी के बगैर तकरीबन नामुमकिन है, और मुमकिन है तो उन लोगों के लिए जो उसकी रीच रखते हैं, अफोर्ड करते हैं। तो अब तरीका क्या है तो ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कंट्री को भी स्टडी किया और यूनिवर्सिटी को भी किया, और करता रहता हूँ मैं, चूँकि मेरा एक बेटा
स्वीडन में है, एक बेटी मेरी गई हुई है यूके, और अभी एक बेटा मुझे फिर ज़ोर लगा रहा है कि पापा मैं भी जाऊंगा, मैंने यहाँ नहीं रहना। तो उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि क्या पॉसिबल हो सकता है, कौन सा कंट्री जहाँ पे वो इजीली माइग्रेट कर जाए और जाके तो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे। अच्छा, यूएसए में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आइल्स एक्सेप्टेबल है, टॉफल एक्सेप्टेबल है, पीटीई एक्सेप्टेबल है, डुलिंगो एक्सेप्टेबल है, कैम्ब्रिज इंग्लिश का टेस्ट जो है ये एक्सेप्टेबल है। मतलब आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना टॉफल करने की ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि जी मेरे लिए मुश्किल है तो इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्टरनेट इंग्लिश के टेस्ट अवेलेबल हैं दुनिया में, जिनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, वो अदर देन आइल्स और टॉफल के पीटीई है, डुलिंगो है और कैम्ब्रिज टेस्ट है। ये तीनों अमेरिका में एक्सेप्टेबल हैं। तो आप इनको बड़ा इजीली, मतलब कंपैरेटिवली इजी है आइल्स से, तो आप कोई भी कर लें इनमें से जो भी आप समझते हैं। तीनों के बारे में रिव्यू ले लें, मार्केट में मैं पीटीई रिकमेंड करूँगा। तो लेकिन अगर आप समझते हैं कैम्ब्रिज टेस्ट भी लोग करते हैं तो अच्छा, कनाडा अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आइल्स भी अवेलेबल है, CELPIP कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम, ये भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। टॉफल कर सकते हैं, CAEL कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आप कर सकते हैं। PTE वही पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक, ये इसका पूरा नाम है, तो आप PTE भी कर सकते हैं। डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये कनाडा के लिए अवेलेबल हैं। तो कनाडा भी अगर आप जाना चाहते हैं तो लाजमी नहीं कि आप आइल्स ही करें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तीनों ही मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पे लोग जो अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आइल्स अवेलेबल है, टॉफल अवेलेबल है, PTE एकेडमिक टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है, OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है, CAE कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस टेस्ट ये भी अवेलेबल है, CPE कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये भी अवेलेबल है, और डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट ये भी अवेलेबल है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी अदर दैन आइल्स या टॉफल बहुत सारे अदर टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद आ जाता है यूके और यूरोप का रीजन। तो यहाँ पे भी आइल्स एक्सेप्टेबल है, टॉफल एक्सेप्टेबल है, और इनके अलावा PTE एक्सेप्टेबल है, CAE कैम्ब्रिज टेस्ट एक्सेप्टेबल है, और ट्रिनिटी कॉलेज लंदन इसका भी कोई इंग्लिश टेस्ट है ISC ये भी एक्सेप्टेबल है, डुलिंगो एक्सेप्टेबल है, और लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्टेबल है। तो अब यूरोप और यूके, तो यही सारे कंट्री हैं, और इन कंट्री के अलावा कोई बंदा कहीं नहीं जाता। मतलब या आप यूके यूरोप में जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाएंगे, या कनाडा अमेरिका में जाएंगे, तो तीन ही रीजन है जहाँ पे लोगों को दिलचस्पी है, जो रिच कंट्री हैं। अच्छा, तो अब आइल्स तो बिल्कुल ना करें, ना टॉफल करें। आप सिंपली, अब वो तरीका बताता हूँ कि आपने ऐसे दरवाज़ा खोल के नहीं पूछना कि सर आप ये कोर्स डन बेस पे कराते हैं। आराम से जाएं, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट देखें, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट को मिल लें जाके, और मिलने के दौरान आपको समझ आएगी कि ये लोग कितने कोऑपरेटिव हैं, फेमिलियर हैं, हंसमुख है, थोड़ी किसी ने कुछ चाय शाय भी पिलाई है या नहीं पिलाई है। तो इस तरह का एक ओवरव्यू ले लें। एक आपकी जो सेंस आपको मशवरा देती है कि मैंने अगर 10 डिफरेंट लैंग्वेज इंस्टीट्यूट को सर्वे किया है तो उनमें से ये 1, 2, 3 जो हैं ये लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और रूड नहीं हैं और मानने वाले हैं। तो जहाँ पे आपका दिल मानता है तो उस इंस्टीट्यूट का इंतखाब कर लें, चुप करके जो फ़ीस वो मांगते हैं उसको पे कर दें। और फ़ीस नॉर्मली 25-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती, वो जो प्रिपरेशन की फ़ीस होती है। मतलब पहले आप सिंपली, जैसे स्टूडेंट जाता है कि जी मुझे ये टेस्ट करना है, जैसे PTE करना है, कैम्ब्रिज टेस्ट करना है या डुलिंगो करना है तो उनको बताएं मैंने ये टेस्ट करना है और मेरा इरादा इस कंट्री में जाने का है, तो आप मुझे गाइड करें, यहाँ पे ये टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप मुझे
मुझे कौन सा टेस्ट करना चाहिए, मेरी जो कैपेबिलिटी है वो आप एवेलुएट कर लें, मुझसे कुछ स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग को आके देख लें, तो उसके बाद आप मुझे मशवरा दें कि मैं किस टेस्ट में ज़्यादा बेहतर नंबर लेके तो कामयाब होके चला जाऊं, तो मैं आप पे छोड़ता हूं। तो अब उनकी फ़ीस वही 25-30 हज़ार जो भी होगी, तो इतनी लेते हैं आजकल में। तो वो फिर आपको एक ट्रू जो ऑनेस्ट उनकी आपकी वैल्यूएशन करने के बाद मशवरा होगा वो दे देंगे कि अच्छा भाई आपने अच्छा ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप ऐसे करो, बाकी सब छोड़ो, पीटी कर लो, आसानी से हो जाएगा, फ़िक्र ना करो। तो बस उसको फ़ीस दें और स्टार्ट कर दें। तो अगर ये शायद 1 आध माह या 1.5 माह की ट्रेनिंग होती है, वो आपको डेली 2-3 घंटे, 1 घंटा आपके टाइम के हिसाब से जितना आप दे सकते हैं बुलाएंगे और वहाँ बैठाएंगे, और कोई ना कोई खतून ऐसी जगह पे नॉर्मली लड़कियाँ ही होती हैं और 1 आध सर होता है या वो भी नहीं होता, तो लड़कियाँ ज़्यादा कोऑपरेटिव होती हैं, फेवर दे देती हैं, और आपको जो भी टीचर होंगी वहाँ पे वो आपको स्टडी करवाएंगी, प्रॉपर जो उनका मेथड होगा, चारों सब्जेक्ट रीडिंग, लिसनिंग और वो जो भी। तो अब आपने शुरू कर दिया, और शुरू करने के बाद आपका 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजर गए हैं, तो इस दौरान आपने जो लर्न किया है वो उनको भी पता है, आपको भी पता है, और उसके बाद अभी 8-10 दिन रह गए हैं आपका कोर्स ख़त्म होने में। तो जैसे कोर्स ख़त्म होता है तो वो कहते हैं कि भाई आप बताओ किस दिन आपने एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो आइट्स टॉफल वगैरह तो होते हैं कि जी फ़िक्स डेट उनकी तरफ से आती है कि इस टाइम पे ये टेस्ट होंगे, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो बुक करें और उस दिन आएँ। लेकिन जो अदर टेस्ट हैं, पीटी, डुओलिंगो वगैरह वगैरह, ये आप इंडिविजुअली किसी भी दिन दे सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको किसी क्लास की या किसी जगह जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आराम से घर में बैठ के ऑनलाइन लैपटॉप खोलें, वो आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप उसको इजी होके मतलब आप अकेले भी दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जी फ़लाँ तारीख को 100 स्टूडेंट इकट्ठे होंगे तो फिर ही टेस्ट होगा, तो ऐसे नहीं है। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है इन टेस्टों की, जो भी पीटी, डुओलिंगो, लैंग्वेज सर्ट वगैरह होते हैं, कि आप अभी रेडी हैं तो अभी दे दें, आप कल रेडी हैं कल दे दें, आपने 1 माह बाद देना तो 1 माह बाद दे दें, जब जैसे आपकी मर्ज़ी। तो अब जब इंस्टीट्यूट समझता है कि आपका कोर्स ख़त्म होने वाला है और आपको अब एग्ज़ाम देने के लिए कौन सा दिन चाहिए, तो उस वक्त फिर उनको रिक्वेस्ट कर लें। अब आपकी इतनी वहाँ पे फेमिलियरिटी हो चुकी होती है उनसे, एक हेजिटेशन ख़त्म हो चुकी होती है, टीचरों से भी, इंस्टीट्यूट का जो सर होगा उससे भी एक फ्रैंकनेस हो चुकी होती है, और वो भी बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनको भी कुछ कमाई चाहिए, कमाई के लिए हर बंदा मार्केट में बैठा है। तो अब आप बड़ी आसानी से उनको कह सकते हैं कि सर मैं फ़लाँ जगह पे वीक हूँ, मतलब रीडिंग में वीक हूँ या स्पीकिंग में वीक हूँ या फ़लाँ, तो मुझे कुछ क्या हो सकता है, कुछ फेवर करें, कुछ हेल्प करें ताकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो अब ये जो जगह होगी वहाँ पे वो सर भी आपको या मिस जो होगी वो भी आपको फेवर कर देगी, आपको कोई वे आउट भी बता देगी। अगर उन्होंने कुछ चार्ज करना है एडिशनल तो वो भी आपको बता देंगे कि ठीक है आप अच्छे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम क्लियर करने में थोड़े वीक हैं, हो सकता है फ़लाँ पेपर में आपके कुछ पॉइंट रह जाएं, तो ठीक है हम कुछ करते हैं, आप फ़िक्र नहीं करें। तो बस ये वो जगह है जहाँ पे आप उसको कैच कर सकते हैं और उसको कन्विंस करके तो वहाँ पे ला सकते हैं, जहाँ पे आपको जो फेवर चाहिए वो मिल जाती है। अब आपको कितनी फेवर चाहिए और कितनी मिल सकती है ये सारा डिपेंड करता है आपके पैसों के ऊपर, कि वो आपसे डिमांड क्या करते हैं और आप ऑफ़र क्या करते हैं। लेकिन मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, और पाकिस्तान में तो हर वो चीज़ हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ना बैंक स्टेटमेंट से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, ना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। सिंपली अपनी कंट्री को चूज़ करें, और कंट्री चूज़ करें वो जहाँ पे आप
जा सकते हैं। ऐसा कंट्री ना चूज़ करें कि जहाँ पे जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात हों। पहले यहाँ से निकलें, जब आप उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं, तो वहाँ से आगे आप उस जगह भी जा सकते हैं जो आपके डिज़ायर्ड है। अगर आप सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को रखेंगे तो फिर आप यहाँ से भी नहीं निकल सकते। सबसे पहले जो ईजीएस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान से जाने के लिए वो है यूके। उसके बाद है नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्री जिनको कहते हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में भी बेल्जियम भी आता है, हॉलैंड, इनमें जाएं। पुर्तगाल फिर यूरोपियन कंट्री में आ जाता है, पुर्तगाल जाएं, इटली जाएं, स्विट्ज़रलैंड है, इनमें जाएं, जर्मनी में जाएं। इनमें बहरहाल थोड़ा रश ज़्यादा है, एम्बेसी में टाइम बहुत लगता है। इसी दौरान वो जो सेशन होता है आपका एजुकेशन का वो गुजर जाता है, एम्बेसी टाइम नहीं देती तो डिले होते हैं। लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी थोड़ा रश कम है और इजीली वीज़ा मिल जाता है, आसान है। और सबसे ज़्यादा आसान यूके है। जब आप यूके चले जाएं तो आप बड़ी आसानी से आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे निकलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, या यूके में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लोग डराते हैं वो जस्ट डराते हैं, उनके पास कोई, हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी एफ़र्ट्स और अपनी लक होती है। जब भी आप कुछ करते हैं तो आप अपने ब्याह पे अपने लिए करते हैं, दूसरों से कंपेयर ना करें, डरे ना, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।